सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ई2 इंडिया में। और आज मैं आपका जितेंद्र वानी, आपका प्यारा जेएस सर। आज पहला सेशन हमारा जो हम लेने जा रहे हैं बेटा, दैट इज़ मूल कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा हमारे इस नए कोर्स का, जिसका नाम है फाइनल टच रिवीजन। ठीक है जी। तो ये टॉपिक बेटा ऐसे देखिए ना, डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चंस की बात करें इस टॉपिक से काफ़ी कम क्वेश्चंस आज आते हैं, बट इनडायरेक्टली हमारा मूल अवधारणा दैट इज़ मूल कॉन्सेप्ट का यूज़ आपका बाकी काफ़ी चैप्टर्स में होता रहता है। केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, रासायनिक साम्य हुआ, रासायनिक बल गतिकी दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स हुआ, थोड़ा बहुत यूज़ आपका, ठीक है ना, यहीं से जो हम सांद्रता पदों को समझते हैं उसका यूज़, आपको कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य चैप्टर जो है हमारा, ठीक है ना। तो इन सब चैप्टर्स में आपका थोड़ा थोड़ा यूज़ होता रहता है। तो अब हम एक साइंटिफिक वे में हमारा रिवीजन करेंगे कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पता होना चाहिए, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे काफ़ी सारे अंकिक सवालों को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें बेटा, तो सबसे पहले हमें मोलों की संख्या का सूत्र पता होना चाहिए, है ना। देखिए ये फाइनल टेस्ट रिवीजन है, तो थ्योरी तो आपको आती होगी, बट तब भी मैं पहले सब फॉर्मूलों को एक प्रॉपर वे में रिवाइज कराऊंगा, जिसकी हमें ज़रूरत है। मोलों की संख्या सबसे ज़्यादा जरूरी है बेटा, और इसका पहला फॉर्मूला होता है दिया गया भार बटे अणुभार, है ना, जिसे हम मोलर मास भी बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, कई बच्चों को मोलर द्रव्यमान में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ हमारा मोलर द्रव्यमान की बात करें तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है ना, किसी भी पदार्थ के मोलर भार बोलो, मोलर द्रव्यमान बोलो, किसी भी पदार्थ के एक मोल का भार, है ना। कोई भी पदार्थ हो बेटा, वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, आपका उसके एक मोल के भार को ही हम उसका मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। मोलर मास भी बोल सकते हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। तो ये हमें पता ही होना चाहिए बेटा। जैसे एक दो एग्जांपल भी दे दूं, आई होप आप सभी को निकालना तो आता होगा। जैसे SO2 है, इसको हम अंकिक रूप से प्रदर्शित कैपिटल M से करते हैं। ठीक है जी। और ये तो इतना तो आपको भी लिखना ही पड़ेगा। तो एक सल्फर का SO2 का मतलब क्या बेटा, ये जो SO2 का एक अणु है, ये सल्फर के एक परमाणु तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के संयोग से बना है ना। और इसकी अगर हमसे परमाणविकता पूछे तो परमाणविकता क्या होती है, जिसे हम एटोमिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एटोमिसिटी, या हम इसे हिंदी में बोलें तो बेटा परमाणविकता। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब होता है ना, किसी भी पदार्थ के एक अणु में, है ना, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है जी, शॉर्टकट में लिख लें हम तो हमारा है ये एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की क्या बच्चा संख्या। ठीक है, उससे हम उसकी क्या बुलाते हैं बेटा, परमाणविकता, है ना। जैसे SO2 की परमाणविकता अब अगर आपको आ गया हो समझ में, अब शॉर्टकट में इसे हम बेटा A से डिनोट करेंगे। A आप बोलोगे सर ये तो हमारा, ठीक है ना, किसका प्रतीक होता है, परमाणविक भार का भी होता है, परमाणु भार का भी होता है, बट अब ठीक है ना, इसको भी हम A से ही प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परमाणविकता कितनी होगी बेटा, 3। अब अगर मुझे इसका मोलर भार निकालना है तो एक सल्फर जो 32 होता है बेटा, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, इसलिए 16 का डबल हो गया 32 और 32 64। ठीक है। अब कई बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये क्या है, मोलर द्रव्यमान की जो इकाई होती है बच्चा, है ना, वो ग्राम पर मोल होती है। ठीक है जी, ये ग्राम पर मोल होती है, तो हम इसे ग्राम में ही प्रदर्शित करते हैं। अब ठीक है ना, ये SO2 का मोलर द्रव्यमान है, मतलब इसके एक मोल का भार 64 ग्राम है। बट अगर हमसे बहाने से इसके एक अणु का भार पूछे, दोनों में क्या अंतर होगा, एक अणु का भार और एक मोल अणु का भार, दोनों में अंतर क्या होगा बच्चा, क्या अंकिक मान में कोई अंतर होगा, नहीं, है ना। दोनों का अंकिक मान सेम होगा, 64 जो हमने अभी लिखा है 64 वही रहेगा। तो सर फर्क कहाँ आएगा बेटा, फर्क आएगा इसकी इकाई में। अगर आप एक अणु का भार बोल रहे हो तो आपको उसे फिर प्रदर्शित करना होता है किससे बेटा, AMU से। क्या है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई। ठीक है। और अगर हम नीचे बात कर रहे हैं, एक मोल अणु का भार बोल रहे हैं, तब हम इसे 64 ग्राम बोलते हैं। ठीक है। अब
1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुीय द्रव्यमान इकाई। 1 AMU क्या होता है ना? इट इज़ रेशो ऑफ क्या, ये क्या होता है बेटा? कार्बन C12 के एक परमाणु के भार का 12वां भाग। तो 1 AMU जो होता है वो 1/12 ऑफ, है ना, C12 के एक परमाणु का भार। ठीक है, छोटा सा मैं पहले इसका रिवीजन करा दूं। तो 1/12 इंटू C12 के एक परमाणु के भार को हम 1 AMU बोलते हैं, और इसका जो मान होता है बेटा, आप इसे, है ना, 1/12 इंटू, अब कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होगा? एक परमाणु का, है ना, एक मोल नहीं, 12/Na। तो हम इसे बोलने के लिए 1/Na भी बोल सकते हैं। और Na का मान हम सभी को पता है। Na क्या होता है बेटा? व्हाट इज Na? Na है आपका एवोगैड्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 6.023 इंटू 10⁻23, और जिसे हम, ठीक है ना, रफ कैलकुलेशन के लिए 6 इंटू 10⁻23 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो परीक्षा का पैटर्न है बेटा वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव में पूरी कैलकुलेशन हमें एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं आपको खूब सारी इजी तरीके बताऊंगा, आसान तरीक़ों से किस तरह से आप अपनी गणनाओं को सुधार सकते हैं। जो आपकी कैलकुलेशन की ट्रिक्स, जो अभी तक आप लंबी कैलकुलेशन करते हो, गणनाओं में समय लेते हो, वो सब समय आपको मैं JS ट्रिक्स से, HDFC से, हिरवानीज डेवलप फास्ट कैलकुलेशन, आपने नाम सुना होगा, उनसे सुधारूंगा। तो उन चीज़ों को बस आपको ध्यान भी रखना है कि, है ना, Na कहीं पर भी आएगा तो हम इसे 6 इंटू 10⁻23 ही लेंगे। तो इसलिए अगर हमसे 1 AMU का मान पूछा जाए तो 1 AMU का मान 1/Na ग्राम। ठीक है, चूँकि ये एक परमाणु का भार है बेटा, इसकी तो कोई इकाई नहीं है, और परमाणु के भार की इकाई ग्राम में होती है, तो यहाँ तो इसे आप 1/Na ग्राम बोलो। और इसका अगर मान पूछा जाए हमसे तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम Na का मान रख के हमने उसका व्युत्क्रम निकाल लिया। ठीक है जी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखना कि एक अणु का भार पूछेगा तो AMU में प्रदर्शित करोगे, और एक मोल अणु का भार पूछेगा तो ग्राम में उसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है बेटा, तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। अब पहले टाइप के क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं बेटा, बच्चों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना, वो अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इन सभी को निकालने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आप पहले अपना ओरली माइंडसेट सेट कर लीजिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ SO2 के एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो 3 है बेटा। तो अगर मैं आपको अब बोलूँ 2 अणुओं में कितने परमाणु होंगे, तो 6 हो जाएंगे। 10 में बोलूँगा तो 30 हो जाएंगे। मतलब केवल हमें गुणा करते चले जाना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा भी आपको। ठीक है, तो अब हम वापस मोलों की संख्या पर आए। तो पहला सूत्र जिससे हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं वो दिया गया भार बटे के आपका अणु भार या मोलर द्रव्यमान। एक और सूत्र होता है बेटा, दिए गए पार्टिकल्स की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या, ये भी सूत्र है। ठीक है ना, अभी हमने बोला, हमें पता है कि एक मोल मतलब, एक मोल क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एक मोल का मतलब क्या है ना, किसी भी पदार्थ के एक मोल का मतलब है कि उसके अंदर उसका उतना ही भार ले लिया जाए, ताकि, है ना, उसके अंदर उतने ही कण आ जाएं जितने कि 12 ग्राम C12 समस्थानिक के अंदर परमाणुओं की संख्या होती है। और इसे जब कैलकुलेट करा गया बेटा, तो 1 मोल का मतलब ही हम लोग Na क्या बुलाते हैं बेटा, पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स मतलब कण। अब मैं पार्टिकल्स क्यों लिख रहा हूँ बेटा, जिसकी अंकिक मान है कितना, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इसे हम अप्रॉक्सीमेटली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, अंकिक गणनाओं के लिए 6 इंटू 10⁻23 ले लेंगे। ठीक है जी। अब मैंने पार्टिकल्स क्यों लिखे हैं बेटा, क्योंकि पार्टिकल लिखने का मेरा मकसद है कि ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, ठीक है जी, आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है बेटा आपसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये हमें ध्यान रखना है बेटा कि मोल शब्द का जो प्रयोग हम करते हैं, ये केवल और केवल हम करते हैं कहाँ पर, ठीक है ना, रासायनिक गणनाओं के लिए। क्योंकि अगर हम क्यों करते हैं रासायनिक गणनाओं के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा कि ये मान काफ़ी कम है। ठीक है ना, अगर हम रियल वास्तविक जीवन में इसे लगाने की कोशिश करें कि 1 मोल केले का भार बताओ, तो वो हमारे लिए
है ना, इम्पॉसिबल की टास्क हो जाएगी, क्योंकि 1 मोल केले का मतलब हो जाएगा 6 × 10⁻23 केले। अब इतने केले लाएंगे कहाँ से बेटा, है ना, तो संभव ही नहीं है। इसलिए अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो काफ़ी सूक्ष्म कण हैं जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उनके लिए बात करते हैं बेटा, है ना। जो वास्तविक जीवन के हमारे जो भी पदार्थ हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, मोबाइल, केला, संतरा, इनके ऊपर हम मोल का कोई भी यूज़ करने वाले नहीं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए बेटा। ठीक है जी। तो अगर हमें यहाँ से एक शिक्षा और मिल गई है कि 1 मोल में Na पार्टिकल्स हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे बच्चा। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक बेटा नीच का बच्चा करता है वो इस तरह की सिंपल कैलकुलेशन में ना, 1 मोल में Na है तो 2 मोल में 2 Na होंगे, पक्की सी बात है। 3 मोल में 3 Na होंगे। अब उल्टा भी तो कर सकते हैं बच्चा, कि मैं आपको बोलूँ कि 5 Na आपके पास पार्टिकल्स है तो मोल बताओ। ठीक है, उल्टा और सीधा करने का एक ही रूल होता है बेटा, कि अगर सीधा जाते वक्त आपने किसी चीज़ से गुणा करा है तो उल्टा आते वक्त आप उस चीज़ से डिवाइड करोगे। ठीक है जी। तो अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल में Na, 2 मोल में 2 Na, 3 मोल में 3 Na, इतना तो आपको गणित आती होगी। उल्टा करें, आप 5 Na मैंने लिख दिया तो 5 Na में कितना बोलोगे आप, 5 मोल बोलोगे। आपने क्या करा, Na से डिवाइड। वही मेरा दूसरा सूत्र है। ठीक है जी। अब ये दोनों सूत्र जो है बेटा, ये आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप सभी के ऊपर इसे लगा सकते हो, है ना। ये दोनों सूत्र हैं, हम इन्हें सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी के ऊपर लगा सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस के ऊपर सबके लिए ये एप्लीकेबल है ना। बट जो तीसरा सूत्र मैं लिखने जा रहा हूँ वो है बच्चा PV/RT, है ना, PV/RT। और ये केवल और केवल हम लगाते हैं किसके ऊपर बेटा, गैस। इसको आप और किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हो, आदर्श गैस वो भी, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी क्वेश्चन में न लिखा हुआ हो तो हम गैस को हमेशा आदर्श ही मानते हैं, PV=NRT, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये केवल और केवल गैस के ऊपर लगेगा बेटा। और यहीं से हमें एक शिक्षा और ध्यान रखनी है कि किसी भी गैस का जो मोलर आयतन होता है ना, किसी भी गैस का मोलर आयतन STP पर, ठीक है, 22.7 लीटर होता है। ठीक है, 22.7 लीटर। अब STP का मतलब जरूर ध्यान रखना। STP का मतलब होता है क्या, STP का मतलब होता है बेटा, बोलो, 1 बार प्रेशर, दाब जो हो बेटा 1 बार हो, और तापमान कितना हो, 273 केल्विन। ठीक है। ठीक, अगर हम 1 ATM और 273 केल्विन लिखते हैं, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है बच्चे की, है ना। IUPAC ने STP पर अब दाब को 1 बार करा है और तापमान 273 केल्विन। तो इस पर जो आपका मोलर द्रव्यमान होगा, आप किसी भी चीज़ में मोलर शब्द लगा रहे हो बेटा, तो मोलर का मतलब ही है 1 मोल। ठीक है ना। मोलर भार या मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का भार, मोलर आयतन मतलब 1 मोल का आयतन। तो इसी सूत्र से हमारी ये भी गणना हो सकती है ना। कैसे, क्योंकि अगर हमने फिक्स कर दिया है, मोल भी फिक्स कर दिए हमने, हमने दाब फिक्स कर दिया, हमने तापमान फिक्स कर दिया है, और R तो आपको पता ही बेटा गैस नियतांक है, तो उससे जो मोलर आयतन आता है वो 22.7 लीटर आता है ना। बट अगर उसने एक ATM दाब, उसने एक वायुमंडलीय दाब दिया हो और तापमान 273 हो, तो इन परिस्थितियों में जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो ये पता होना जरूरी है बेटा। हो सकता है अभी भी आप, है ना, STP पर 22.4 ही यूज़ करते हो, तो वो गलत है बेटा। हाँ, मैं जो कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको या टेस्ट में बेटा, हो सकता है कि बुक्स के जो पुराने क्वेश्चन या आपके पास जो भी शीट हो, उनमें अभी भी 22.4 लीटर यूज़ होता हो। तो इसे ध्यान रखना कि, ठीक है ना। हम पता जरूर है बेटा, आप कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है, हम 22.4 ले लें STP पर, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है बेटा। और चौथा और आखिरी सूत्र जो होता है हमारा मोलों की संख्या का, वो है मोलरता इंटू आयतन। और आयतन किस में होना चाहिए आपका, लीटर में, ये जरूर ध्यान रखना। तो इससे भी हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं बेटा। और ये जो लास्ट वाला सूत्र हमने लिखा है, ये केवल और केवल, है ना, क्योंकि हमें तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है बेटा, मैं तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो मैं तो, और रिवीजन है ये, रिवीजन का मतलब ये है कि आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, पता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आपको ये मैं बता दूँ कि किसी भी, है ना, कि इस चैप्टर की बात नहीं बेटा, किसी भी चैप्टर में आपको मोलों की संख्या निकालनी हो तो इन चारों में से ही कोई एक सूत्र आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर हम रेडॉक्स अभिक्रियाएँ जब पढ़ेंगे, वहाँ पर एक और सूत्र आता है बेटा कि क्या, तुल्यांकों की संख्या
को अगर हम उसके n फैक्टर से डिवाइड कर दें, वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मोस्ट कॉमन फॉर्मूले जो रेडॉक्स अभिक्रिया को छोड़ दूँ मैं उस चैप्टर में तुल्यांकों की बात हो जाती है, अदरवाइज बाकी सभी चैप्टर्स में आपके यही फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, तो अणु क्या होता है बेटा, परमाणु क्या होता है, परमाणविकता क्या होती है, 1 AMU क्या होता है, मोल क्या होता है, STP मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं और कब किस सूत्र का प्रयोग करा जाता है, ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पहले समझ में आना चाहिए, क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े बेटा अगर, तो अब देखिए क्या कहानी हो रही है। ठीक है, अब एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बेटा, ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु, है ना, एक ग्राम परमाणु बोले या एक ग्राम अणु बोले, ठीक है, या एक ग्राम आयन बोले, ये 3 वर्ड्स हैं बेटा, है ना, एक ग्राम आयन, थोड़ी सी अभी भी है ना, ओ क्या हो गया, है ना, एक थोड़ी सी एक ग्राम आयन। ठीक है, ये किसी टर्म है बेटा, सिंपल सी है, बट बच्चे खूब परेशान होते हैं तो इनमें परेशान मत होना। ठीक है ना, एक ग्राम परमाणु, एक ग्राम अणु या एक ग्राम आयन, ठीक है ना, बस फर्क है बेटा, सबका मतलब एक मोल ही होता है, सबका मतलब एक मोल होता है। तो सर फिर फर्क क्या है, फर्क बस इतना है बेटा, ग्राम परमाणु आप परमाणुओं के लिए बोलोगे, ग्राम अणु आप अणुओं के लिए बोलोगे, और ग्राम आयन आप किसके लिए बोलोगे बेटा, आयन के लिए। ठीक है ना, सबका मतलब एक मोल ही होता है, इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बताऊं बेटा, और फिर हम आगे बढ़ें मोल कॉन्सेप्ट की तरफ, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। है ना, मान लीजिए हमसे बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है कि ना कितने ग्राम ले लें, 70 ग्राम नाइट्रोजन में उपस्थित, है ना, अब प्रश्न लिख लो, अभी खूब सारे प्रश्न तो मैं और करा रहा हूँ। 70 ग्राम नाइट्रोजन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताओ, 70 ग्राम नाइट्रोजन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताओ। अब इस क्वेश्चन में बेटा बच्चा खूब ज़्यादा गड़बड़ करता है, ध्यान देना बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब भी बोला जाए तो इनका मतलब N2 होता है ना, नाइट्रोजन का मतलब N2 होगा, ऑक्सीजन का मतलब O2 होगा, हाइड्रोजन का मतलब हमेशा क्या होगा आपका H2 होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर हमसे 70 ग्राम नाइट्रोजन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बोल रहा है तो एक एक लाइन में ऐसे सवाल होने चाहिए बेटा, क्योंकि ऐसे सवाल आ भी सकते हैं आपके। और कैसे होंगे एक लाइन में, हम 70 को बेटा, है ना, भाग दे देंगे 14 से। अगर परमाणुओं की संख्या पूछी है बेटा, है ना, या तो आप झंझट ही खत्म करो, आप तो हमेशा, ठीक है ना, क्या करें, इसको मैं रब कर रहा हूँ, क्या झंझट खत्म करो, आप हमेशा एक रूल फिक्स कर लो बेटा कि पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। 70 को नाइट्रोजन अब किस फॉर्म में उपस्थित होता है बेटा, N2 के फॉर्म में, है ना, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, N2। तो आप 70 को पहले किससे भाग दोगे, उसका क्या मोलर भार जो 28 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 14 का डबल 28, ये क्या होगा बेटा, मोलों की संख्या, इनटू बेटा हम पहले Na करेंगे, तो ये क्या होगा बेटा, अणुओं की संख्या, क्योंकि नाइट्रोजन तो अणु के रूप में होता है, और इनटू इसको 2 कर दो, ठीक है ना, तो ये आपका 2 क्यों, क्योंकि इसकी परमाणुविकता कितनी है बच्चा 2, तो ये हो गई परमाणुओं की संख्या, है ना। अब जो भी सवाल मैं कराता हूँ तो एक निवेदन है कि पहले आप उसे खुद भी अटेम्प्ट करा करो, है ना। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने 70 को 14 से डिवाइड करा हो बेटा, तब वो आपके लिए ग्राम परमाणुओं की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, तब वो कितने क्या हो जाएगी, ग्राम परमाणुओं की संख्या। फिर आपको 2 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं होगी, तब आपका भी आंसर सही है। तो अब आपको जो अच्छा लगे बेटा, देखो आपने अगर 14 से भाग दिया है तो मेरा भी ये 14 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया बच्चा 5 N, है ना, हमारा आंसर हो गया कितना, 5 N। तो इस तरह के छोटे छोटे सवालों में बेटा जो गड़बड़ होती है, प्लीज़ उसे थोड़ा सा पकड़ लेना कि अब हमसे आगे ये फालतू की गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मान लीजिए मैं करा दे रहा हूँ, हमसे बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है कि 10 ml जल में उपस्थित, है ना, 10 ml जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना, 10 मिलीलीटर जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अब इसमें बच्चा जो सबसे पहली मिस्टेक कर देता है बेटा कि आयतन दिया है आपको, है ना, जो सबसे पहली गलती करता है बच्चा, ये यहाँ पर आपको आयतन दिया गया है और बच्चा क्या करता है बेटा कि आयतन दिया है तो वो सीधे,
है ना, 22,400 वाला फॉर्मूला जो 22.4 लीटर हमने बोला था वो यूज़ कर लेता है। तो ध्यान देना बेटा, जो हमने अभी वो सूत्र लिखा है ना, ये जो सूत्र मैंने बताया है आपको, ये केवल और केवल गैस के ऊपर लगता है बेटा, ठीक है। तो हमें पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भी पता होना जरूरी है, और हमें पता है बेटा कि जब तक तापमान नहीं दिया गया होता है किसी भी प्रश्न में, पूरे भौतिक रसायन में, तो हमें तापमान हमेशा कमरे का ताप लेना है, और कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप होता है कितना बच्चा? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो उस पर जल की अवस्था क्या होती है बेटा? वो द्रव्य रूप में होता है, न कि गैस के रूप में। तो सर फिर कैसे करें, है ना, हमें तो भार चाहिए बेटा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन तो अभी आपके स्लाइड के फॉर्म में कराऊंगे। तो जल का जो भार होता है बेटा, जो घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है, ठीक है। इसका मतलब जल जब भी आए बेटा 10 ml का मतलब 10 ग्राम हो गया। 10 ml का मतलब क्या हो गया बेटा? 10 ग्राम हो गया, सही है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है बेटा, ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये एक लाइनों में ही होने चाहिए। सीधे हम 10 को भाग देंगे 18 से। 18 क्या है बेटा? इसका मोलर भार, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बोलो, अपने आप से पूछते चलो। ये हो गया मोल। मोल को हमने इंटू Na करा, ये क्या हो गया बच्चा? अणु, है ना। पहले मोल निकाले, इंटू Na करा, ये क्या हो गया बेटा? अणु, ठीक है। और अब इलेक्ट्रॉन बोले हैं तो बस एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लो। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा? 1, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो टोटल हो गए 8 और 2 10। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब ये एग्जाम में बेटा नीचे ऑप्शन लिखे हुए होंगे, ठीक है। और बार बार मैं आपसे कहता हूँ बेटा पूरा रफ कैलकुलेशन करना है। जैसे ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। अब 9 और 10 को अप्रॉक्सीमेटली, इसको भी 10 मानो, कैंसिल करो, तो आपका उत्तर यहाँ से 5 Na आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स वाला, ठीक है। बट ये ध्यान जरूर देना बेटा कि नीचे उत्तर 5 Na लिखा हुआ है तो वो सही नहीं है, थोड़ा सा 5 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो ये रफ कैलकुलेशन कहलाती है बेटा, और इन्हें करने से आपका काम आसान होगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ बेटा, फिर एक एक सब चीज़ें मैं समझा दूँ, फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्या है मेरा आखिरी सवाल? कि उल्टा क्वेश्चन दे बेटा कि, ठीक है ना, SO3 का वह भार बताइए, SO3 का वह भार बताइए जिसमें 3 इंटू 10 की घात 23 SO3 का कितना भार लिया जाए। आप प्रश्न लिख भी सकते हो, SO3 का कितना भार लिया जाए जिसमें 3 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित हो, है ना। SO3 का कितना भार लिया जाए जिसमें 3 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित हो। अब इस तरह के क्वेश्चन में बेटा मैंने बच्चों को देखा है खूब गड़बड़ करते हैं, हमें कभी कोई गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान देना, है ना। आपको सीधे सीधे बेटा एक ही रूल बता रहा हूँ, आप, ठीक है ना, मान लो कि भार W है, हम हमेशा एक लाइन में बस ऐसे ही सवाल करेंगे। हमने मान लिया कि भार W है, ठीक है। अब W को मैंने, इसका मोलर भार कितना बेटा? 80 SO3 का, वो तो आई होप निकालना आता ही, मैंने तब भी सिखा दिया। इससे भाग दिया, ये क्या हो गया बेटा? मोल। मोल को हमने किससे गुणा करा? Na। चूंकि अब मान दिया गया है तो Na का भी मैं मान रख रहा हूँ 6 इंटू 10 की घात 23, है ना। अब देखो कलाकारी क्या हो सकती है बेटा? हो सकता है कि आपसे एग्जाम में 3 की जगह 3.01 लिखा हुआ मिले, तो अगर नीचे 3.01 लिखा हुआ मिलेगा तो आपको फिर Na को 6.02 ले लेना। तो इतना थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा सवाल करते वक्त, ठीक है। ये क्या होगा बेटा? मोल। मोल को Na से मल्टीप्लाई करें, क्या हुआ? अणु। अब हमसे किसके संख्या पूछी बेटा? ऑक्सीजन के परमाणु। और ऑक्सीजन की परमाणविकता कितनी है इसमें? 3। अगर मैं टोटल परमाणविकता बोलता बेटा कि SO3 की परमाणविकता कितना है, तो उत्तर 4 होगा, क्योंकि 1 सल्फर का परमाणु 3 ऑक्सीजन के। बट चूंकि उसने प्रश्न में केवल ऑक्सीजन की बात करी है, इसलिए हमें इंटू 3 करना है। ये हो गए ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। और इसी को हम बराबर करते हैं 3 इंटू 10 की घात 23। तो आप एक ही गार्ड बांध दे बेटा, जो मैंने आज आपको सिखाया कि हम हमेशा हर प्रश्न को फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही करते हुए चलेंगे, बस, ठीक है। तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमारे लिए W का मान हो गया 80/6, मतलब 40/3 ग्राम। और उत्तर की बात करूंगा बेटा तो लगभग 13 ग्राम आपका उत्तर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में?
ठीक है जी बच्चा, तो ये इस तरह के बेटा खूब सारे सवाल बन सकते हैं, बट देखो फाइनल टच रिवीजन है तो मुझे के लिए थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया देते हुए चलना। इस तरह के सवालों में आपको इसी तरह से करना, ठीक है जी। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ बेटा आगे, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन, अगली चीज़ क्या आ सकती है बेटा, छोटी छोटी चीज़ों को सब समझ लूँ। अगली चीज़ें बेटा क्या, किसी पर्टिकुलर पदार्थ में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत, है ना, और किसी तत्व का जो प्रतिशत होता है बेटा, तत्व का प्रतिशत जो होता है वो किस सूत्र से निकाला जाता है, उस तत्व का भार, ठीक है ना, अपॉन मोलर भार पदार्थ का, है ना। मैं इतना ही अब इंग्लिश लिख लूँ ना, उस तत्व मतलब एलिमेंट का भार, नीचे जिसकी भी बात कर रहा बेटा उस पदार्थ का अणुभार या मोलर भार इंटू 100। अब ये एक सिंपल सा एक लाइन का सूत्र है बेटा, बट ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे हमसे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में बोल रहा है, एक एक प्रश्न में बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाए। हमसे बोल रहा है बच्चा क्या 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 बोल रहा है कि CH4 में कार्बन का भार प्रतिशत बताइए, है ना। अब ये जो प्रतिशत है बेटा, ये भार प्रतिशत है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि आप भार की बात कर रहे हो। कई बार बच्चे है ना, क्योंकि हमारे पास भार प्रतिशत भी होता है, आयतन प्रतिशत भी होता है, मोल प्रतिशत भी होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है बेटा कि कब किस में कौन सी यूज होगी। यहाँ पर चूंकि दोनों जगह भार की बात हो रही है तो ये भार प्रतिशत है। तो अगर हमसे बोल रहा है बेटा CH4 में कार्बन का भार प्रतिशत बताओ, नहीं भी लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, वो भार प्रतिशत ही है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सूत्र क्या दिया है मैंने आपको, CH4। तो CH4 में कार्बन का एक अणु है, एक अणु का मतलब कितने ग्राम बच्चा, 12 ग्राम, मतलब परमाणु बोले, अणु बोल दिया मैंने। और नीचे CH4 का अणु भार, मोलर भार, तो 12 और 4 16 इंटू 100, ठीक है। ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, मतलब 3/4, 4 से 25 हुआ बेटा, तो हम बोलेंगे 75%, ठीक है। तो 75 भार प्रतिशत किसका है बच्चा, कार्बन का। और अब अगर हाइड्रोजन का भार प्रतिशत पूछे तो 25% हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस और करेंगे बेटा, बट पहले मैं आपको क्या करूं, एक एक हर चीज रिवाइज करवा दूं। फिर है बेटा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती तथा, है ना, अणु सूत्र, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र को हम इंग्लिश में एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में EF भी लिख दे रहा हूँ, आपको भी इतना तो पता ही होगा। और अणु सूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका MF, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला EF, और अणु सूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, है ना। क्या होता है बेटा, दोनों में अंतर क्या है ना। मूलानुपाती सूत्र आपको किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरल आयतन बताता है ना। मूलानुपाती सूत्र आपको किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरल आयतन बताता है, जबकि अणु सूत्र आपको क्या बताता है, अणु सूत्र आपको किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है ना। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें बेटा, ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज की जो बात कर रहे हैं बेटा, तो आप सभी को पता है बेटा ग्लूकोज का, है ना, जो पता है उनको तो बात करिए। ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो है C6H12O6। मतलब ग्लूकोज के एक अणु में जो अभी हमने परमाणुिकता समझी है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। मतलब 6 और 6 12 और 12 24, इसकी क्या होगी बेटा, परमाणुिकता, अगर पूछे तो, ठीक है। बट अगर मैं इसका मूलानुपाती सूत्र लिखूंगा तो हमारे पास देखने में क्या आ रहा है बेटा, सभी में 6 कॉमन निकल रहा है, तो हम इसका मूलानुपाती सूत्र CH2O बोलेंगे। बस पता आप सभी को होगा बेटा, मेरा काम है एक आपको बस थोड़ी सी और सही राह दिखाना, एक रिवीजन करा देना कि मोल कॉन्सेप्ट में इतनी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो बस ये हो गया हमारा बेटा। क्या आ रही मेरी बात समझ में। तो मूल अणु सूत्र किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित है, जबकि मूलानुपाती सूत्र उन्हीं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है ना। सरल अनुपात से मतलब हम क्या बोलेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के सरल अनुपात में उपस्थित होंगे, है ना। ये सरल अनुपात होना जरूरी है बेटा, है ना। फ्रैक्शन वैक्शन में नहीं बताते हम लोग, तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। और यहीं से हमारा, है ना, एक रिलेशन है बेटा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो N, है ना, सॉरी
क्या लिख दिया मैंने, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा बच्चा, है ना, गलत लिख दिया। अणु सूत्र जो होता है बेटा, अणु सूत्र जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है बेटा वो n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। ये जो आपके सामने दिख ही रहा, देखो ये CH2O है, वो C6H12O6 है, तो अगर मैंने इसको 6 से गुणा करा तो मुझे अणु सूत्र पता पड़ जाएगा। जहाँ पर n क्या होता है बेटा, जहाँ n एक पूर्णांक होता है, और उसे कैसे निकालते हैं, उसे निकालते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मूलानु अणु सूत्र भार, और नीचे मूलानुपाती सूत्र भार, है ना, मूलानुपाती सूत्र भार नीचे, और ऊपर आपका अणु सूत्र भार। ठीक है जी बच्चा, तो बस यहाँ पे आप देखो, है ना। और ये क्वेश्चन में बेटा हो सकता दिया भी हो सकता ना भी दिया हो, तो हमें खुद निकालना पड़ सकता है। जैसे CH2O, अगर हमें मूलानुपाती सूत्र पता है तो मूलानुपाती सूत्र भार में निकाल ही सकता हूँ। कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन 2, 12 + 2 14, एक ऑक्सीजन 60, तो ये हो गया 30, ठीक है। और इसका तो अणु भार हमें पता ही है बेटा 180, तो आप देख लो जो मैंने 6 बोला था वो 6 यहीं से आया है। अगर मैं 180 को 30 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। एक छोटा सा बस मैं क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ आपको बच्चा, है ना। तो मान लीजिए हमसे बोल रहा है बेटा कि एक हाइड्रोकार्बन में, है ना, एक हाइड्रोकार्बन में क्या है, एक हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है। क्या कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं ना, पहले मैंने इसे भार प्रतिशत बताया बेटा, क्योंकि भार प्रतिशत ऊपर हमें यह था बेटा कि पदार्थ पता था, इसलिए हम भार प्रतिशत निकाल सकते थे। अब उल्टा है कहानी बेटा, प्रतिशत दिया है और उससे आपको क्या करना है, सूत्र निकालना है ना, तभी तो मोलर मास पता पड़ेगा। तो अगर हमसे बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है ना, यदि इसका अणु सूत्र भार, यदि इसका अणु सूत्र भार कितना है 30, तो इसका अणु सूत्र बताइए। इसका अणु सूत्र भार 30 है, तो इसका अणु सूत्र बताओ। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने में कुछ भी नहीं करना है बेटा, है ना। एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, आता ही होगा सभी को। अब ये प्रतिशत लिखो बेटा, इसका 80 है, ऑब्वियसली बचा हुआ हाइड्रोजन ही होगा 20। तो हमारे अगली स्टेप क्या करनी होती, इन प्रतिशत को उनके अणुभार से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने का मतलब ये नहीं होता बेटा ना कि पूरा डिवाइड कर देना। आ रही मेरी बात समझ में, सिंपल रेशो में अभी लिखो, 80/12 है, तो आप इसे 4 से भाग देकर 20/3 लिख सकते हो बेटा। और ये 20 को तो एक हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, ये 20 ही आएगा, ठीक है जी। बस अब ये तीसरी स्टेप के बाद बेटा जो भी सबसे छोटा मान होगा परसेंटेज बाय ए का, सबसे छोटा मान कौन सा है बेटा, 20/3 सबसे छोटा मान। अभी मैंने दो केल तत्व लिए हैं, कार्बन हाइड्रोजन, हो सकता है 3 वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। आने को तो 4, 5, 6 वाला भी आ सकता है बेटा, बट इससे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 होगा, ठीक है। तो सबसे छोटे वाले मान से भाग दे दो, उससे क्या होगा बेटा, ये तो हो गया 1, और 20 को हमने भाग दे दिया है किससे, 20/3 से, ये कैंसिल होकर हो गया 3। ये हमेशा करना है, आपको पता भी होगा, मुझे उम्मीद है बेटा, ठीक है। तो इससे हमें पता पड़ गया बेटा कि अब ये देखो पूर्णांक आ ही चुके हैं, कार्बन 1 आ गया, हाइड्रोजन 3 आ गया। क्या होता है अगर ये पूर्णांक नहीं आते, मान लीजिए नीचे 2.5 आ जाता है बेटा ना, ऊपर तो 1 आना ही है, क्योंकि सबसे छोटे मान से जब भी भाग दोगे तो 1 आएगा ही आएगा। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 आना ही आना है ना। नीचे ये जो 3 है बेटा, इसकी जगह हो सकता है 2.5 हो। अगर 2.5 होता तो हम × 2 करके उसे 5 करते, क्योंकि हमें अणु मूलानुपाती सूत्र में सरल अनुपात बताना है जो इंटीजर में होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो आपको भी आती होगी। तो इससे हम बोलेंगे बेटा इसका जो है ना, अगर 2.5 होता तो 2 से गुणा कर देते हैं ना। अभी तो खैर पूर्णांक आ गया है, अच्छी बात है। तो हम बोलेंगे इसका मूलानुपाती सूत्र CH3 है, ठीक है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र भार कितना हो गया बेटा, CH3 है तो 12 + 3 15। अब अणु सूत्र दिया ही हुआ है 30, तो अगर मैं इसका n का मान निकालूंगा तो 30/15 मतलब 2, और जो उसका अणु सूत्र था CH3 उसको मैंने 2 से गुणा कर दिया बेटा, तो ये हमारा इथेन हो गया। हमारा उत्तर हो जाएगा C2H6, है ना। ये हमारा इथेन हो गया, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा C2H6। खत्म कहानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चा। अब क्या करना है, अब रस समीकरण मिति स्टोइचियोमेट्री, है ना, के ऊपर आइडिया दे दूं। और क्वेश्चन तो अभी हम और करेंगे बेटा। रस समीकरण मिति, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री। रस समीकरण नीति जिसे हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। अब इसमें कुछ भी डरने वरने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। मान लीजिए हमारी रिएक्शन
हेबर प्रोसेस से अमोनिया का बनाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेटा संतुलित अभिक्रिया लिखना जरूरी है। अगर आपने संतुलित अभिक्रिया नहीं लिखी बेटा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने डायरेक्ट लिख दिए बेटा, और अभिक्रियाओं को संतुलित करना बेटा रफ है ना। हम अगले चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में सीखेंगे भी, और बाकी जो सिंपल अभिक्रियाएं होती है ना, मान लो ये संतुलित नहीं देता बेटा, तो हम इनको हीट एंड ट्रायल से खुद भी बैलेंस कर सकते हैं। अब ये अभिक्रिया हमें क्या बता रही कि 1 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया के बना रहा है। ठीक है ना, तो ये जो नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 1 है। ठीक है ना, तो ये 1 नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 3 और अमोनिया के लिए 2, ये क्या कहलाते हैं बेटा, इनके रस समीकरण मिति गुणांक, जिन्हें हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमें अभिक्रिया पढ़ते आना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आती होगी। बस मैं जल्दी से एक एक सवाल बता दूं ये इस तरीके से बेटा। तो हम बोलने को बोल सकते हैं बेटा कि 1 मोल, हम चाहे तो मोल के टर्म्स में बोल सकते हैं बेटा कि इसका 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बना रहा है। ठीक है ना, हम अणु में के टर्म्स में बोल सकते हैं बेटा कि इसका 1 अणु, ठीक है ना, हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ क्रिया करके अमोनिया के 2 अणु बना रहा है। हम इसे, चूंकि गैसीय अभिक्रिया है तो हम इसे आयतन के टर्म्स में बोल सकते हैं बेटा कि इसका 1 आयतन, अब वो लीटर में हो मिलीलीटर में हो, इसके 3 आयतन के साथ अब मैं लिखने रहा हूँ अभिक्रिया करके 2 आयतन बना रहे हैं। ठीक है ना, क्यों ऐसा, क्यों सर आयतन के पद में कैसे लिख दिया आपने? क्योंकि आपको एवोगैड्रो लॉ पता होगा बेटा, गैसेस के लिए, गैसों के लिए वॉल्यूम जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती होता है। ठीक है जी, गैसों के लिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होता है। किन कंडीशंस पर बेटा? नियत ताप तथा दाब पर। और ऑब्वियसली जब तक हम कुछ नहीं बोलते हैं बेटा लेबोरेटरी में, ठीक है ना, प्रयोगशाला में जो भी आप क्वेश्चन अभिक्रिया करवाते हो वो नियत दाब और ताप पर ही होती है। ताप तो फिक्स हो ही गया बेटा, रूम टेम्परेचर जो भी होता है, और दाब बेटा हमेशा वायुमंडलीय दाब ही होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से होता है बेटा, है ना। अब रही बात बेटा, ये पढ़ना हमें आना चाहिए, अभिक्रियाओं को समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चंस की बात करें बेटा, देखो अगर हमें किसी एक अभिकर्मक, है ना, अगर क्वेश्चन में किसी एक अभिकर्मक के बारे में जानकारी दी गई हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं मैं एक एक सवाल ही बताऊंगा जल्दी से, है ना। और अगर 2 अभिकर्मक होते तो क्या करते, है ना। जानकारी से मतलब उसका भार वगैरह जो भी, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा केस है बेटा 2 अभिकर्मक, न्यूनतम 2 अभिकर्मक, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन है बेटा। अब न्यूनतम 2 का मतलब हो सकता है 3 हो जाए, 4 हो जाए, मैक्सिमम 3 तक जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं करता। तो अगर हमें किसी एक अभिकर्मक का बारे में जानकारी दी गई हो बेटा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है कि 2A + 3B gives 5C। एक एक एग्जाम्पल ही बताऊंगा, है ना बेटा, फाइनल टच रिवीजन है। 2A + 3B gives के आपका 5C। अब हमसे बोल रहा है बेटा कि अगर हमारे पास A के 10 मोल है ना, क्वेश्चन आपको लिख के आएगा, है ना। और ये जो है बताने जा रहा हूँ बेटा, ये इतना सिंपल है, बट मुझे पता है कि इसमें भी बच्चा गड़बड़ करता है। क्यों करता है ये मुझे नहीं पता है बेटा, है ना। अब क्यों करता है गड़बड़ ये मुझे नहीं पता है, कि अगर A के मेरे पास 10 मोल हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा कि A के 10 मोल से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए B के कितने मोलों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, दी गई संतुलित अभिक्रिया के अनुसार। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक ही बार बोलूँगा, सुन लेना। एक अभिकर्मक के बारे में आपको अगर जानकारी दी गई है बेटा, दूसरे के बारे में निकालना है। एक ही रूल है जो पूरे भौतिक रसायन में आप कभी भी लगा सकते हो। किसके मोल्स निकालने बेटा? B के, तो B का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 3, ये ऊपर लिखो। किससे निकालने हैं बच्चा? A से। ये रूल सुन लेना बेटा, इसके अलावा आप जो भी करोगे गलत ही होगा, है ना। ठीक है, आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें आता है, भले आपको आता हो, बट आप जो कि 2 मोल से 3 मोल, 10 से कितने, ये सब जो सोचते हो बेटा, ये सब भी छोड़ दो, क्योंकि आपको नीट में कोई भी सवाल के लिए मैक्सिमम 1 मिनट ही मिलता है ना। आप जितना जल्दी कर लो अच्छी बात है, ऐसे नहीं कि आप टाइम देखने बैठ जाओ कि नहीं 1 मिनट मिला है, जब तक 1 मिनट नहीं होगा मैं अगले क्वेश्चन पे नहीं जाऊँगा। मैं तो आपको 10-15 सेकेंड में करवाना सिखाऊंगा बच्चा, है ना। तो बस ये हमारा रूल सुन लो बेटा, 3, 2, आगे समझ में, जिसके निकालने हो उसका गुणांक ऊपर, जिससे निकालने हो उसके नीचे, और इनटू जिससे निकालने हो बेटा उसके मोलों की संख्या।
जो आप बोल रहे थे वो भी यही था कि अगर 2 केले 3 रुपए के हैं सर तो 10 केले कितने रुपए के होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, 2 केले 3 रुपए के तो 1 केला 1.5 रुपए का, 10 केले 15 रुपए के। जो आप करते हो उसको एक लाइन में करो। इसलिए मैं आपको एडवाइस भी दूंगा कि आप अभिक्रियाओं को ऐसे थोड़ा, जब आप हल करते हो क्वेश्चंस को, ऐसे थोड़ा दूर दूर लिखा करो बच्चा, है ना, ताकि आपका नीचे ही आंसर भी आ जाए। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट वाला एक अभिकर्मक वाला क्वेश्चन एक लाइन के अलावा, मतलब एक लाइन में अभिक्रिया और नीचे उसका उत्तर, इससे ज़्यादा समय लिया तो आप महापापी हो, पाप पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर हमसे बहाने से ये बोले बेटा कि सी के कितने मोल बने हैं, तो सी के कितने मोल बने हैं वो कैसे निकालेंगे बेटा, वापस उसी तरीके से सी का गुणांक 5 ऊपर, ए का गुणांक 2 नीचे, इंटू 10, तो हमारा उत्तर हो गया कितना बेटा, 25। ठीक है, आइए, ठीक है जी, आ रही मेरी बात समझ में। ठीक है, क्या सर हम सी को बी से नहीं निकाल सकते, बेटा बी से भी निकाल सकते थे। तब आप 5 ऊपर लिखते और नीचे 3 लिखते, बी से निकालना हो तो, और इंटू फिर बी के मोलों की संख्या करते 15, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना बेटा। तो ये भी आप वापस आपको उत्तर देख लो, 25 ही है। ठीक है जी, क्लियर, खत्म बस। तो सिंगल रिएक्टेंट वाला इसी तरह से हर क्वेश्चन करना है। अब 2 अभिकर्मक वाला कैसे करेंगे, मान लीजिए यही अभिक्रिया लेता हूँ बेटा, 2A + 3B गिव्स 5C। अब इसमें मुझे A के भी दे दिए मान लो 4 मोल और B के दे दिए हैं मुझे कितने मोल बेटा, 9 मोल। अब बोल रहा है बेटा कि निम्नलिखित संतुलित अभिक्रिया के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित संतुलित अभिक्रिया के अनुसार, ठीक है ना, ठीक है, क्या सी के अगर निम्नलिखित संतुलित अभिक्रिया के अनुसार यदि A के 4 मोल B के 9 मोल से अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। उसमें किसी एक अभिकर्मक के बारे में दिया था तब एक लाइन में क्वेश्चन होगा, अगर 2 अभिकर्मक दिए गए हैं तो 2 लाइनों में होगा ना। तो A के 4 मोल तथा B के 9 मोल अभिक्रिया करके सी के कितने मोल बनाएंगे, है ना, सी के कितने मोल बनाएंगे। जैसे ही 2 अभिकर्मक आ जाते हैं बच्चा, फिर आपको यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक जिसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक जिसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसको सोचना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में। और अब आपको क्वेश्चन 2 स्टेप में करना है बेटा। पहली स्टेप 4, 9 और इसे लिखो 0, है ना। क्यों 0 भैया, शुरू में तो उत्पाद 0 ही होता है। अगली स्टेप बेटा, ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रूल फिक्स है। अगली स्टेप 4, चूंकि अभिकर्मक खत्म होते हैं बेटा, है ना, इस अभिक्रिया में जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं बेटा उन्हें अभिकर्मक बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में होते हैं उसे उत्पाद बोलते हैं। तो चूंकि अभिकर्मक खत्म होते हैं अभिक्रिया में बेटा, 4 माइनस इसलिए करते हैं, और जो गुणांक हो बेटा, जो गुणांक हो, कितना है गुणांक 2, तो आप इसे 2x लिखना। इसके अलावा आप जो भी करोगे बेटा, आप भी अपनी तरफ से सही कर सकते हो। क्या सर मैं इसे x नहीं मान सकता हूँ, मान लो। इसे x मानोगे बेटा तो आगे आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी और जल्दबाजी में एग्जाम के प्रेशर में आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। बट अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो मान लोगे तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 4 - 2x हो गया, इसे 9 - 3x लिखेंगे, है ना। आपने इसे y माना बेटा तो फिर आपको इसे 3y/2 मानना पड़ेगा, उसे फिर 5y/2 मानना पड़ेगा। तो ऐसे आप परेशानी होगी। उसकी बजाय मेरी एक रूल सुन लो ना बेटा, क्यों गलत करें। 2 है तो -2x, 3 है तो -3x और 5 है तो 5x। ठीक है, बस एक एक सवाल ही बताऊंगा। ये सिंगल का है, वो डबल का है। सिंगल में एक लाइन में होगा, डबल में 2 लाइनें लिखी बेटा। अब सीमांत अभिकर्मक कैसे पता करते हैं, ठीक है, दिए गए मोलों की संख्या को दिए गए मोल बेटा, है ना, उनको उनके रस समीकरण मिति से भाग देना है। 4 को 2 से भाग दिया, भाग देने का मतलब मनी मन देना है बेटा, और भाग देने का मतलब पूरा भाग नहीं देना है। ये तो चलो 4 आसानी से 2 से डिवाइड हो जा रहा है। मान लीजिए 4 की जगह 0.5 होता है ना, तो 0.5/2 मतलब मनी मन सोच लेना है कि कौन सी संख्या छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। मान लीजिए दोनों का 1-1 मोल होता है बेटा, और इधर 2 है 3 है, तो जरूरत ही नहीं, हमें पता ही है बेटा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो इसलिए थोड़ा जल्दी भी अपने दिमाग का भी प्रयोग करते हुए काम करना है। 4 को 2 से भाग दिया 2 आ गया, 9 को 3 से भाग दिया बेटा क्या 3 आ गया। ठीक है, जिसके लिए ये संख्या छोटी आएगी बेटा भाग देने के बाद, वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो 4 को 2 से भाग दिया 2 आया है, ये ए मेरा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, और बी को हम बोलेंगे बेटा एक्सेस रिएजेंट। ए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है बच्चा, और बी मेरा एक्सेस रिएजेंट है। एक्सेस मतलब आधिक्य वाला अभिकर्मक,
ये सीमांत अभिकर्मक है और ये आधिक्य वाला अभिकर्मक है। सर इससे क्या होगा, जैसे आपने एल को पता कर लिया है बेटा, एल का मतलब ये वो अभिकर्मक जो अभिक्रिया के अंत में समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है और वहीं पर अभिक्रिया रुक जाती है बेटा, उसके बाद सी के मोल बनना बंद हो जाएंगे। इसलिए सी के मैक्सिमम, अगर वो अधिकतम मोल पूछ रहा है तो बस सीमांत अभिकर्मक जैसे ही खत्म हो वही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। हमसे ये भी पूछ सकता है कि आधिक्य वाले अभिकर्मक के बचे हुए मोलों की संख्या बताओ, और ये इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट इनमें बच्चा गड़बड़ करता है। ये मुझे नहीं पता है क्यों करता है बेटा। हमने 4 - 2x को 0 करा, x का मान सीधे सीधे यहाँ से 2 आ गया, है ना, और x को 2 अगर मैंने यहाँ रखा बेटा तो 9 - 3 × 2 कितना हो गया, डायरेक्ट लिख दूँ 6, तो हम बोलेंगे b के 3 मोल बच गए हैं और c के कितने मोल बचे बेटा, मतलब बन गए हैं 10, है ना। b के लिए बोलेंगे कि 3 मोल क्या है, क्या बोलेंगे बेटा, बचे हैं, और c के लिए क्या बोलेंगे बेटा, 10 मोल बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। अभी मैं क्वेश्चंस तो आपको और करवा रहा हूँ, बस मैं पहले बता दूँ कि इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन में बेटा मोल कॉन्सेप्ट में कभी कभी वो प्रतिशत शुद्धता, जिसे हम परसेंटेज प्योरिटी भी बोलते हैं ना, ये भी टर्म डाल सकता है, और प्रतिशत लब्धि आप हिंदी में लिखना बेटा, ठीक है, और अगर इंग्लिश भी लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख लेना। प्रतिशत शुद्धता भी हो सकती है, प्रतिशत लब्धि भी के भी सवाल हो सकते हैं, कोई डरना नहीं है बेटा। प्रतिशत शुद्धता का मतलब क्या है बेटा, बाजार से हम 10 केले खरीद के लाए, हो सकता है 2 केले हमने देखे नहीं, उसने डाल दिया, उसने चीटिंग कर ली 2 केले, या हो सकता है उसने न करी हो बेटा, बट घर में हम केले तो नरम होते ना, घर तक आते आते दब गए पूरी तरह से केले, हम कैरी बैग में रख के लाए थे, तो 10 में से 2 केले खराब हो गए। खराब करोगे तो खाओगे नहीं आप, और खाओगे नहीं तो उसे हटाओगे बेटा, तो 10 में से 2 खराब निकले, तो इसका मतलब 8 सही है, तो प्रतिशत शुद्धता कितनी हो गई बेटा, 80%। तो ऐसा डरना है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो प्रतिशत शुद्धता का मतलब ही बेटा, ठीक है ना, जो भार अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो भार जो अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करने वाला भार बटे दिया गया भार, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है। मान लीजिए हमें 100 ग्राम दिया गया है बेटा, और 100 ग्राम में से अभिक्रिया में भाग लेने वाला केवल 80 ग्राम है, तो प्रतिशत शुद्धता 80 होगी। बाकी बचा हुआ 20 ग्राम है ना, वो क्या है बेटा, अशुद्धि है। और जब तक नहीं बोला जाता है, हम अशुद्ध मान के चलते हैं कि अशुद्धि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, जब तक नहीं बोला जाता है। क्या हो रहा है बेटा, गाली क्यों दे रहे हो यार, बार बार पेन छूट रही है, मैं तो इतना अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और ये कहाँ पहुँच गए हम, है ना। अच्छा, जेब में दबे दबे पॉइंटर दबता जा रहा है, ठीक है जी। तो ये जरूर ध्यान रखना, है ना, मतलब एक तरह से बोले बेटा, प्रतिशत शुद्धता की बात होती है अभिकर्मक के लिए, है ना, प्रतिशत लब्धि की बात होती है बेटा उत्पाद के लिए, ये जरूर ध्यान रखना। अब प्रतिशत लब्धि का मतलब क्या बेटा, हमें यहाँ पर 10 मोल मिले हैं सी के, है ना, और ये जो 10 मोल मिले हैं बेटा, तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास प्रतिशत लब्धि 100% है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब तक कुछ नहीं बोला जाता है बेटा, हम प्रतिशत लब्धि को 100 मान के चलते हैं, तो ये 100 है प्रतिशत लब्धि। बट अगर क्वेश्चन में दे देता कि प्रतिशत लब्धि 80% है, अगर वो क्वेश्चन में दे देता कि प्रतिशत लब्धि 80% है, तो फिर आपका उत्तर 8 होता, है ना, तब 10 नहीं होता बेटा। तो क्या करा हमने क्या करा बेटा, कुछ नहीं करा, हमने प्रतिशत लब्धि के लिए, ठीक है ना, मोलों की संख्या का अनुपात लिया इंटू 100। कौन सी मोलों की संख्या का अनुपात, जो उत्पन्न हो रहे हैं बेटा और जो बनने चाहिए थे, दोनों का अनुपात ले लिया इंटू 100, है ना। उत्पन्न हो रहे हैं बेटा 8 मोल, बनने चाहिए थे 10, बनने आपको खुद निकालने पड़ेंगे, और बन कितने रहे बेटा वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि वो प्रयोगशाला में जब हम प्रयोग करेंगे तब पता पड़ेगा। तो अगर ये 2 टर्म आ रही तो इनसे डरना मत बेटा, बस एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और आ जाए, ठीक है। चलिए अब मैं जल्दी से बस सांद्रता पदों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं बेटा, क्या कौन कौन सी होती है सांद्रता पद, 1% भार बटे आयतन, 1% भार बटे भार, ठीक है ना, मोलरता, ठीक है ना, मोललता और मोल फ्रैक्शन, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं के ऊपर, ठीक है ना। आई होप सब आपको पता होंगी। प्रतिशत W/V, है ना। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखना बेटा कि सभी सांद्रता पद, है ना, हम विलयन के लिए, मतलब ऑब्वियसली कोई सॉल्यूशन होगा बेटा, और विलयन में आपका विलय भी होता है, विलायक भी होता है, सभी सांद्रता पद विलय के सापेक्ष परिभाषित करे जाते हैं ना। एक हमारे पास विलयन है बेटा, उसमें कितना विलय है, अब भार भी बता सकते हैं बेटा, आयतन भी बता सकते हैं, इसलिए अलग अलग टर्म से मोल भी बता सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इतना जरूर ध्यान रखना बेटा कि प्रतिशत वाली जो दो टर्म है इनमें प्रतिशत कितने में से बताया जाता है, 100 में से, तो इंटू 100 तो होना ही होना है। आई मेरी बात समझ में? अब ऊपर W दिख रहा है बेटा, W मतलब भार, तो इसका मतलब विलय का तो हम क्या लेंगे बेटा, भार। ऊपर हमेशा विलय आता है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दे रहा हूँ, विलय का भार, और नीचे V है बेटा, नीचे हमेशा आयतन आता है, तो ये किसका आयतन, विलियन का। केवल इकलौती इकाई है बेटा जो शायद आपको पता होगा, कौन सी इकलौती इकाई है, मोललता, जिसमें नीचे क्या आता है, विलायक। केवल इकलौती इकाई है जिसमें नीचे विलायक आता है, कौन सी, मोलिलिटी, बाकी सभी में नीचे विलियन आता है। तो पहले तो हमें मनी मन बेटा उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्रश्न में अगर हमें प्रतिशत W/V लिखा हुआ दिख रहा है तो तुरंत हमें उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि अगर हमने उस विलियन के 100 ml लिए, अगर हमने उसके विलियन के 100 ml लिए तो उसमें W ग्राम उस विलय के होंगे। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ मिल रहा है बेटा 20% W/V यूरिया विलियन, है ना, 20% W/V यूरिया विलियन, तो ये हमें तुरंत, है ना, जैसे वो गाना है ना बेटा, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी, हमारे दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि इसका मतलब है कि अगर हमने उस विलियन के 100 ml लिए होते तो उसमें 20 ग्राम यूरिया होता, है ना। सर अब ml लेना ही जरूरी है क्या? हाँ बेटा, ml और ग्राम में ही चलता है। क्यों ऐसा? बिकॉज लेबोरेटरी में बेटा आपने देखा होगा कि ब्यूरेट हुआ, प्यूपेट हुआ, फिर फ्लास्क जो बीकर ईकर होते हैं, परख नलियाँ वगैरह होती हैं, टेस्ट ट्यूब, वो छोटी छोटी सी होती है ना। तो ऐसा नहीं होता बेटा कि सिंटेक्स की टंकियाँ भर भर के 1000 लीटर KMnO4 पड़ा हुआ है। ऐसा कहाँ से होगा बेटा कि एक टंकी में KMnO4 पड़ा हुआ है, एक में H2SO4? छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट होते हैं ना। जिस रूम में मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, इससे छोटे आधे रूम में तो लेबोरेटरी बन जाती है, बस छोटे से केमिकल बने होते हैं और एक्सपेरिमेंट करने की जगह होती, खत्म। ठीक है जी, अब आई होप समझ में आ गया बेटा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे बेटा, ऊपर विलय का भार, ठीक है, और नीचे किसका भार बेटा, वापस विलियन का, इंटू 100। अब मोलरता क्या होती बेटा, इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, विलय के मोल ऊपर और नीचे क्या बेटा, विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। मोललता इकलौती इकाई मैंने बोल ही दिया बेटा क्या होती है ना। इसकी इकाई क्या होती है बेटा, मोलरता की इकाई आप इसे या तो मोलर लिखते हो या फिर मोल पर लीटर, है ना, ठीक है। और मोललता की इकाई क्या होती है बेटा, मोल प्रति केजी। तो ये इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा, विलायक की इकाई किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो ऊपर विलय के मोल आएंगे और नीचे आपका क्या आएगा बेटा, विलायक का भार। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, ये लीटर में है और ये केजी में। और मोल फ्रैक्शन भी हम सभी को पता ही होगा बेटा, किसी भी पदार्थ का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ऊपर उस पदार्थ के मोल और नीचे टोटल मोल, ठीक है। और इसलिए मोल फ्रैक्शन के लिए दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी। पहला, विलयन में उपस्थित या किसी भी मिश्रण में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल फ्रैक्शन का जो अनुपात होता है ना, मोल भिन्न का जो सम योग होता है बेटा, वो 1 होता है पहला। और दूसरा, किसी एक पदार्थ का जो मोल भार होगा, मोल भिन्न होगी बेटा, नाम ही बेटा भिन्न है, तो मोल भिन्न हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है ना। 0 हो सकती है ना 1, है ना। क्यों? 0 होने का मतलब क्या बेटा, वो पदार्थ है ही नहीं, तभी तो मोल भिन्न 0 हुई। और 1 होने का मतलब फिर वो पूरी तरह से पदार्थ उपस्थित है, ठीक है। तो अगर हमें इतनी चीजें, ठीक है, मोल अवधारणा में पता है बेटा, तो अब हम चालू करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। निम्न 1 से 4 इसी तरह के आपके नीट लेवल के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, है ना। टफ में खूब ज़्यादा कर दूंगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। जिस तरह से नीट में आते हैं उसी तरह से मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करें। को भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए और सही उत्तर चुनिए। परमाणु, ऑक्सीजन का एक अणु है ना, एक अणु है बेटा, तो 32 AMU बोल देंगे, है ना। एक अणु है तो हम 32 क्या बोलेंगे बेटा, AMU। तुरंत लिखते चलना है, मनी मन। नाइट्रोजन का एक परमाणु है, 14 AMU, ठीक है ना। AMU क्यों? क्योंकि एक एक की बात कर रहा है बेटा। अगर एक मोल बोलता तो ग्राम लिखते, अभी मैं, है ना। ऑक्सीजन का 1 × 10⁻10 इंटू ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार। अब ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार बोला है बेटा, मतलब इसको हमें किससे गुणा करना है बेटा, 32 से, ठीक है। कॉपर का ग्राम अणु भार, कॉपर का ग्राम अणु भार उन्होंने 63 दे दिया है आपको, ठीक है जी। अब AMU किस अनुपात का होता है बेटा, मतलब किस ऑर्डर का होता है, -27। तो ऑब्वियसली सबसे छोटा तो कौन सा हो गया बेटा, सेकंड,
सबसे छोटा सेकंड मतलब हमारा आंसर 1 या 3 में से होगा। ये तुरंत हमारे माइंड में चलना चाहिए बेटा। फिर उसके बाद आना चाहिए बेटा ऑक्सीजन, 2 के बाद 1, आपका आंसर हो गया कौन सा 1। आगे टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है, जैसा एग्जाम में करना है बेटा मैं वो सब वैसा ही बताऊंगा। पहला ही सोचते हम आंसर पर आए, अगला देखते ही अब हमें थर्ड फोर्थ को निकालने की जरूरत ही नहीं, हालांकि निकला हुआ आपके सामने, बट एग्जाम की ट्रिक भी समझी। आइए, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन हो, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था बेटा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का भार बता दिया है आपको। अब CO2 है बेटा, है ना, ओरली भी कर सकते हैं। CO2 अगर हम क्या है, अगर हम ऑक्सीजन के 32 ग्राम लेते हैं बेटा, 2 परमाणु है तो 1 मोल होता, ठीक है। और अभी 8 ग्राम है तो 8 ग्राम मतलब हमने इसे 1/4 करा है तो इसे भी 1/4 करेंगे, मतलब हमारा आंसर हो गया 0.25 मोल। खत्म, जल्दी जल्दी करना है। यदि एक 3 परमाणुीय गैस के 224 ml का 273 केल्विन और 1 atm दाब पर द्रव्यमान 1 ग्राम है तो 1 परमाणु का भार बताइए, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को बेटा मेरा निवेदन है आपसे वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट करें, एक लिमिट का समय देखते हो ना सर, बार बार कैसे देखें बेटा, मोबाइल लेके उसमें स्टॉप क्लॉक चालू कर दो, ठीक है, उसको बटन दबाओ, तुरंत 1 मिनट का, ठीक है ना, 1 मिनट देख लो और जैसे 1 मिनट पूरा हो उसे रोक लो। और ये जरूर करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर करें बेटा, है ना। और हर ये करते वक्त एग्जाम में मतलब घर में अगर आप 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो हर क्वेश्चन के लिए स्टॉप क्लॉक लेने की जरूरत नहीं है बेटा। फिर तो आप अपना टाइमर सेट करके बैठो, 50 क्वेश्चन मतलब 50 मिनट, बस 50 मिनट में वो हो जाने चाहिए, ठीक है। और नहीं हुए तो वहीं रोक दो, पहले देखो कि कितने कर पाए हो और कितने सही हुए हैं। अपने माइंड को घर में ट्रेन करके जाओगे तो एग्जाम में वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। आप सोचोगे कि लास्ट डे ये सब काम मैं करूंगा, नहीं होगा, घर से ट्रेन करके जाइए, ठीक है। चलिए, तो 224 ml है बेटा, उसको हमने पहले क्या 22,400 से भाग दिया, ये क्या हो गया बेटा उसके मोलों की संख्या, ठीक है। ये मोलों की संख्या, अब इधर से बोला है बेटा कि उसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, सही है। तो मोलों की संख्या का दूसरा सूत्र लगा दे रहा हूं, दिया गया भार बटे क्या अणुभार, त्रिपरमाणुीय गैस है मतलब मैंने उसे A3 टाइप का मान लिया, वैसे ओजोन होती है बेटा O3, बट अभी अननोन है ना A3, तो हमारे लिए क्या हो गया बच्चा, अगर A3 माना है तो उसका मैंने अणुभार, अगर परमाणु भार A माना है तो अणुभार 3A हो गया, ये कैंसल बेटा। तो A का मान कितना हो गया बेटा 100/3, है ना। अभी 100/3 क्या है बेटा, ये उसका क्या है ग्राम परमाणु भार, मतलब ये या मोलर भार जो भी बोल दो, तो ये ग्राम पर मोल में आएगा बेटा, बट उसने 1 परमाणु का भार बोला है, ध्यान देना, यही पे बच्चे गड़बड़ करता है। तो इस 100/3 को मुझे 6 × 10⁻23 से और भाग देना पड़ेगा, या 1 आपको अगर और तकलीफ हो बेटा, आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप 100/3 फिर AMU बोलो। और चूंकि उसने मान पूछा है बेटा तो मैंने AMU आपको बताया था अभी क्या होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, और उसको भी मैं और सिंपल कर दूं तो 1.67 को आप 5/3 लिखो, आपके कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगी। अब देख लो बेटा, है ना, 1 0 से मैंने क्या करा, इसको -23 कर दिया, 50/9, 50/9 मतलब 5 दशमलव समथिंग। अब 5 दशमलव समथिंग वाला उत्तर कौन सा है, मेरा तीसरा है, ये मेरा आंसर हो गया। रफ कैलकुलेशन करनी और यहाँ से भी वही आएगा उत्तर, आप भले देख लो, ये नीचे से ऊपर जाके -23 हो गया बेटा, ठीक है। और 100/6 दिया क्या हो गया बेटा 18, 100 को 18 से भाग दोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आना ही।